आज मैं आपको इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हुई एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाऊंगी। ये साहसी लड़ाई है एक फिलिस्तीनी विधवा और एक इजरायली मिनिस्टर के बीच की, और उनकी इस लड़ाई ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और उसी घटना पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है। कहानी का नाम है लेमन ट्री। ये कहानी बहुत ही साधारण है, लेकिन ये कहीं न कहीं आपके दृष्टिकोण को जरूर बदल देगी। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। हमने हाल ही में एक मोटिवेशनल चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है 5 मिनट विजडम, यानी कि सिर्फ 5 मिनटों में हम आपके लिए दुनिया भर से छोटी छोटी प्रेरक कहानियां लेकर आएंगे जो आपको अपनी जिंदगी के प्रति नया नजरिया देगा, और आप इसमें से हर रोज कुछ नया सीख पाएंगे। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक महिला जिनका नाम सलमा है वो नींबू का अचार बना रही है, क्योंकि आज शहर से उसकी बेटी, दामाद और उनके बच्चे मिलने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक इजराइल के ट्रक को देखते हैं जो फिलिस्तीन और इजराइल के बॉर्डर से होते हुए कहीं जा रही है। सलमा को विरासत के तौर पे उसे अपने पूर्वजों से ये नींबू का बगान मिला है जो कि क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, और इस बगान की देखरेख में मदद करते हैं हसन चाचा, जो सलमा को छोटे से ही अपनी बेटी के रूप में मानते आए हैं। तभी सलमा की नजर उस इजरायली ट्रक पे जाती है जो उसके नींबू के बागान के ठीक पास आकर खड़ी हो गई। सलमा का घर दरअसल पैलेस्टीन और इजराइल की सरहद पर पड़ता है, जहां आज वो कड़ी निगरानी देख रहे हैं। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आज आखिर ऐसी क्या खास बात है। उस ट्रक से नए फर्नीचर उतारे गए। तभी हम मीरा नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की पत्नी है। दरअसल उनका परिवार ही यहाँ पर रहने के लिए आया है, इसीलिए यहाँ की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब यहाँ घर पर सलमा तैयारियों में व्यस्त हो गई। हसन चाचा ने आकर पूछा कि वो लोग कब तक पहुँच जाएंगे। सलमा ने बताया वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। इतने में घर की फोन की घंटी बजती है। फोन पर सलमा की बेटी है। उसने बताया कि आज उनके दामाद की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो आ नहीं पाएंगे। माँ के चेहरे और दिल पे उदासी उतर आती है, लेकिन वो अपनी बेटी को ये समझने नहीं देती। फोन रखते ही हसन चाचा ने सलमा को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, देखना वो अगले हफ्ते तक जरूर आ जाएंगे। इसके बाद हसन चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अब सलमा अकेले ही घर पे नाश्ता कर रही है और पीछे दीवार पर उनके शौहर की तस्वीर टंगी है जो 15 साल पहले ही गुजर गए, और तब से सलमा ने इस घर को, बच्चों को और इस नींबू के बागीचे को अकेले ही संभाला है। सलमा का इकलौता बेटा विदेश में रहता है और उसकी बेटी की शादी बगल के शहर में हुई है। अगली सुबह तोड़-फोड़ की आवाज से सलमा की नींद टूटती है। सलमा हड़बड़ाते हुए उठती है और नींबू के बागान की तरफ चल देती है। उसे देखकर ही लग रहा है कि वो बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसके नींबू के बागान में कई इजरायली सैनिक खड़े हैं और उसके बागान के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सिक्योरिटी पोस्ट लगाए जा रहे हैं। और दूर हम खिड़की से इस नजारे को देखते हुए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं। वो अपना नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तभी मीरा नीचे आती है और वो दोनों साथ नाश्ता करने बैठते हैं। मिनिस्टर ने कहा, तुम्हारी जर्नलिस्ट दोस्त बहुत अच्छा लिखती है। मीरा बोली, क्यों, उसने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है क्या? उसने ना में जवाब देते हुए कहा, लेकिन आगे होने वाले हमारे नए घर की पार्टी में उसे जरूर दावत देना। और इसके बाद वो दफ्तर के लिए घर से निकल जाता है। मीरा ने खिड़की से देखा कि इस पूरे घर पे सिक्योरिटी की चादर बिछा दी गई है। जगह जगह पर कटीले तारे और कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद वो अपनी इकलौती बेटी से बातें करने लगती है जो कि न्यूयॉर्क में रहती है। इधर हम सलमा और हसन चाचा को देखते हैं जो हमेशा की तरह नींबू के बगीचे के काम में लगे हैं। और तभी हम वहाँ एक इजरायली अफसर को देखते हैं जो कि फिलिस्तीन में रहने वाले उनके एक दलाल से बातें कर रहा है। वो दरअसल इस नींबू के बगान के इतिहास को जानना चाहता है। उस दलाल ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि ये नींबू का बगान कई दशकों से यहाँ पर मौजूद है और इससे उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। लेकिन उस इजरायली अफसर को चैन नहीं पड़ रहा। उसके दिमाग में कोई खुरापात चल रही है। इतने में सलमा और हसन चाचा वहाँ से गुजरने लगे और उन्हें देखकर इजरायली अफसर ने अपनी बंदूक उन पर तान दी। तभी उस दलाल ने उसे रोकते हुए कहा कि सलमा इस बागीचे की मालकिन है और सलमा उन्हें एक टक देखती रहती है।
दृश्य बदलता है। तेज बारिश हो रही है और एक इजरायली मिलिट्री की गाड़ी सलमा के घर के ठीक बाहर रुकती है। उसमें से एक सैनिक उतर के सलमा के घर का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी हसन चाचा नींबू के बागीचे से निकलते हैं और वो सैनिक उन्हें एक चिट्ठी थमाते हुए कहता है कि इसे सलमा को दे देना। और फिर हम सलमा को देखते हैं जो उस आधे भीगे चिट्ठी को गैस में सुखाते हुए पढ़ने की कोशिश कर रही है। अब दृश्य बदलता है। सलमा फिलिस्तीनी बाजार में आई है। वो एक कैफे में जाती है। वहाँ बहुत शोर शराबा है, लेकिन अचानक सभी सलमा को वहाँ देखकर चुप हो जाते हैं। सलमा वहाँ अपने एक चाचा से मिलने आई है। थोड़ी देर उन्हें ढूंढने के बाद वो उन्हें एक कोने में बैठे मिले। चाचा ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, और फिर सलमा ने उन्हें वो चिट्ठी थमा दी। उसने बताया कि कुछ इजरायली सैनिक इसे देने उसके घर आए थे, लेकिन उसे उनकी भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए वो इस खत को यहाँ ले आई है। अब चाचा वो खत पढ़ना शुरू करते हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये खत भेजा गया है। लिखा है, बहुत जल्द सलमा के नींबू के बागान काट दिए जाएंगे, क्योंकि वो इजराइल की सुरक्षा के नजरिए से एक खतरा है, और इसके बदले में सलमा को कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। वहाँ बैठे सभी लोग इस खत को सुनकर हंस रहे हैं, लेकिन सलमा की आंखों में आंसू है। चाचा ने खत पढ़कर कहा, उन लोगों ने वैसे भी हमारे देश को 4 दीवारी में कैद कर दिया है। इसके बाद सलमा उस खत को लेकर वहाँ से जाने लगती है। चाचा ने जाते जाते उसे कहा, देखो बेटी, उनका ये प्रस्ताव मंजूर मत करना। उन थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान कभी मत बेचना। और इसके बाद सलमा चुपचाप वहाँ से चली गई। अब घर वापस आकर सलमा ने अपने बेटे को फोन किया जो अमेरिका में रहता है, और उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद उसके बेटे ने कहा, माँ तुम्हें इन झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं। एक काम करो, तुम वो नींबू का बागान बेचकर यहाँ मेरे पास चली आओ। अब यहाँ दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं, जिसके घर पे उसकी कई सारी सहेलियां उसका नया घर देखने आई हैं। लेकिन वहाँ सभी को वहाँ एक डर सता रहा है। उन्होंने मीरा से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पड़ोसी एक फिलिस्तीनी है? मीरा बोली, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने उस महिला को कई बार दूर से देखा है, वो बिल्कुल हमारी ही तरह है। और फिर हम सलमा को देखते हैं जो इजराइल के सिविल कोर्ट में अर्जी देने आई है। वहाँ पर खड़े एक सैनिक ने उसका अर्जीनामा लिया और उसे बाहर इंतजार करने को कहा। काफी देर इंतजार करते करते सलमा की आंख लगाई। फिर एक सैनिक सलमा का नाम पुकारता है और बताया कि तुम्हें तो कहा गया है कि तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दिए जाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सलमा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप वहाँ से टैक्सी लिया और अपने बेटी दामाद के घर आ गई, और फिर उसने पूरी बात उन्हें खुलकर बताई। सलमा के बेटी ने अपने पति से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? उसके पति ने कहा, मैं एक वकील को जानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है, अभी अभी रशिया से वापस आया है और फिलहाल वो एक रेफ्यूजी कैंप में काम करता है। हमें उनसे जाकर एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम सलमा को उस रेफ्यूजी कैंप में जाते हुए देखते हैं। अपने दामाद से वहाँ का पता लेकर वो उस रेफ्यूजी कैंप पहुंची है और उस वकील को ढूंढ रही है। थोड़ी देर बाद ढूंढते हुए उसे उसका दफ्तर मिल गया। वो अंदर ही मौजूद है। उसका नाम नासिर है। उसने सलमा को अंदर आकर बैठने के लिए कहा। थोड़ी बहुत जान पहचान के बाद उसने सलमा से कहा, अब आप अपनी बात मुझे खुलकर बताइए। और फिर सलमा ने उसे वो चिट्ठी थमा दी जो कि इजराइल की तरफ से एक आदेश था। नासिर ने पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद सलमा से पूछा, मगर वो तो आपको इसके लिए अच्छी खासी रकम अदा करने के लिए भी तैयार है। सलमा बोली, कोई भी रकम उस नींबू के बागान की बराबरी नहीं कर सकती जो मुझे मेरे बाबा और दादा से विरासत में मिली है। फिर नासिर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए ये बहुत पेचीदा मामला है, आपको इजराइल सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए और फिर अपना फैसला मुझे सुना सकते हैं। अब सलमा जब यहाँ अपने घर में सो रही थी, अचानक बागान से किसी तरह की आवाज आने से उसकी नींद खुल जाती है। वो इस आवाज से अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि उसका पूरा बचपन इसी नींबू के बागान के इर्द गिर्द बीता है, जब उसके बाबा कंधे में लेकर उसे पूरा बागान घुमाया करते थे। कितनी यादें उसकी इस जगह से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ नींबू का बागान नहीं, उसके लिए वो जीती जागती यादें हैं। इसके बाद हम उसी वकील नासिर को सलमा के घर के बाहर देखते हैं। वो दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद सलमा ने दरवाजा खोला। नासिर उसे सलाम कहता है। सलमा उसे यहाँ अचानक देखकर ताज्जुब में है और फिर वो उसे अपने उसी बागान के नींबू का शरबत पिलाती है।
नासिर उसे यहाँ ये बताने आया है कि उसका केस मिलिट्री कोर्ट में दर्ज हो चुका है और बहुत ही जल्द सुनवाई का दिन भी आएगा और उस दिन उसे इस कागजात की जरूरत पड़ेगी जो आज नासिर उसे देने के लिए आया है। इसके बाद नासिर ने जैसे ही उस नींबू के पानी का एक घूंट पिया, वो उसके स्वाद में मुग्ध हो गया और जिसकी प्रशंसा किए बिना वो रह नहीं पाया। इसके बाद हसन चाचा ने बाहर से आवाज लगाई तो सलमा ने झटपट खिड़की खोल दी और नासिर की हसन चाचा से परिचय करवाया। ये यहाँ 50 सालों से इस बागान की देखरेख करते हैं। हसन चाचा बोले, क्यों न वकील बाबू को हमारा बागान घुमाकर दिखाया जाए। नासिर को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद वो तीनों घूम घूम कर उस बागान को देखने लगे और एक समय में वो वहाँ आकर खड़े हो गए जहाँ सामने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का घर है। ऊपर छत से मीरा भी उन्हें देख रही है। अब यहाँ डिफेंस मिनिस्टर और मीरा दोनों मिलकर उनके घर में रखे जाने वाली पार्टी की तैयारियों की प्लानिंग करते हैं। इसके साथ ही मिनिस्टर ने उसे ये भी बताया कि उस पार्टी के पहले ही इस पूरे नींबू के बागान को काट दिया जाएगा। मीरा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? ये नींबू का बागान तो बड़ा ही सुंदर है और इससे हमें कोई परेशानी भी नहीं। तब उसके पति ने बताया, ये हमारे सुरक्षा के लिए एक खतरा है और ये बात तय हो चुकी है। मीरा का मन ये सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने पति से कुछ नहीं कहती। अब आज इजराइल के डिफेंस कोर्ट में सुनवाई का पहला दिन है। सलमा और नासिर अदालत में मौजूद हैं और इजराइल का पक्ष रखने के लिए भी उनका एक अफसर आया है। केस की सुनवाई शुरू होती है। अब उस इजरायली अफसर ने कहना शुरू किया, पिछले 20 सालों में 2000 से भी ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं जो इस तरह के जंगलों और बागानों का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ छुपकर हमला करते हैं। इसी सुरक्षा के नजरिए से उस बागान को वहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। अब नासिर ने कहना शुरू किया, ये नींबू का बागान पिछले 50 सालों से वहाँ पर मौजूद है और कभी भी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि इसके आसपास के किसी भी इलाके से इस तरह के वारदात की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच तर्क जारी रहता है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद जज ने उन्हें अपने अपने जगह पर बैठने के लिए कहा और फिर उस मिलिट्री जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो नींबू का बागान इजरायली सुरक्षा के हित में नहीं है, इसीलिए उसे काटने की अनुमति दे दी गई और इसके साथ ही सलमा को मिलने वाली नकद में कुछ रकम बढ़ा दी जाएगी। सलमा को उनकी भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए नासिर उसे अनुवाद करके समझा रहा है और ये फैसला सुनने के बाद सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नासिर से कहती है, मैं इस फैसले को नहीं मानती। नासिर ने हैरान होते हुए पूछा, आप ये क्या कह रही है? सलमा बोली, मैं जो कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है और मैं किसी को भी उस बागान के एक भी पेड़ को हाथ लगाने नहीं दूंगी। नासिर बोला, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अब आप इजरायली मिलिट्री के खिलाफ जाने की बात कर रही है। मगर सलमा मन पक्का कर चुकी है। फिर नासिर ने उठकर जज से कहा कि सलमा इस फैसले को मानने से इनकार करती है और वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि नासिर सुप्रीम कोर्ट आया है इस केस की अर्जी डालने के लिए। और अब ये बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तक भी जा पहुंची है। उसने मीरा से ये बात कही। मीरा बोली, मुझे कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि अगर मैं उस महिला की जगह होती तो ऐसा ही करती। अपनी बीवी की बात सुनकर मिनिस्टर ताव में आ जाता है और मीरा से कहता है, तुम्हें तो इन फिलिस्तीनियों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है। मीरा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी कह दिया, बचपन से देखती आ रही हूँ उन पे कितना अत्याचार होता आया है। अब मिनिस्टर कहता है, हम बस उन आतंकवादियों से अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। तब मीरा ने कहा, तो क्या ये नींबू के बागान भी आतंकवादी है? अब दृश्य बदलता है और हम सलमा को देखते हैं। उसके बागान में कुछ इजरायली सैनिक लोहे की तार लिए खड़े हैं और अब वो इस पूरे नींबू के बागान को इन कटीले तारों से घेर देना चाहते हैं। हसन चाचा और सलमा बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब इधर हमें उसी इजरायली मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कुछ और दीवारों को खड़ी करने के उद्घाटन के लिए आया है। अब जैसे ही मिनिस्टर वहां से वापसी के लिए अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ता है, पीछे से एक रिपोर्टर ने उसे आवाज दी। ये वही महिला है जो मीरा की दोस्त है। उसने मिनिस्टर से मीरा के बारे में पूछा और फिर कहा, सुना है आपकी फिलिस्तीनी पड़ोसी ने आप पर कोई केस कर दिया है। ये सुनकर इजरायली मिनिस्टर को थोड़ी हैरानी होती है और फिर वो उसे कहता है, हम बहुत जल्द उसके पूरे नींबू के बागान को जड़ से उठाकर फेंक देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। और इसके बाद हम सलमा को देखते हैं। उसके पूरे नींबू के बागान को लोहे की तारों से घेर दिया गया है और वहाँ एक बोर्ड पे लिखा है, अंदर आना मना है। थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद सलमा उस लोहे की तार को पार करके अंदर आ गई।
उसने देखा कि पानी की कमी की वजह से नींबू के पेड़ सूख रहे हैं और उन पर लगे नींबू भी जमीन पर गिरने लगे हैं। सलमा ने पूरा बागान घूम घूम कर देखा और फिर उन्हें पानी देने लगी। इधर सिक्योरिटी के लिए लगे पोस्ट से इजरायली सैनिक लगातार सलमा को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सलमा को उनकी भाषा समझ में नहीं आती। तब उनमें से एक सैनिक नीचे उतर आया और बड़े आराम से सलमा को अपना परिचय देते हुए उसे समझाने लगा कि वो यहाँ अंदर नहीं आ सकती। सलमा बोली, बिना पानी की ये पेड़ सूख जाएंगे, इन्हें मैं मरता नहीं देख सकती, इनके साथ ना जाने मेरी कितनी यादें जुड़ी है। तभी वहाँ इजरायली मिनिस्ट्री का एजेंट आ जाता है और उस सैनिक को एक फिलिस्तीनी महिला से अच्छी तरह से बात करने के लिए डांट लगाता है और ये सारी वारदात मीरा अपनी खिड़की से देख रही है। तब उस एजेंट ने सलमा से कहा, अगर आप दोबारा यहाँ आई तो हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। सलमा कुछ नहीं कहती और वो खिड़की पे खड़े मीरा को एकटक देखती रहती है और मीरा किसी अनजाने शर्म की वजह से उस खिड़की के पर्दे को खींच लेती है। अब हम सलमा और नासिर को फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम में देखते हैं। वो अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं और ये सारा इंतजाम खुद नासिर ने किया है और वो बाहर बैठकर उनसे मिलने का इंतजार करने लगे। तभी नासिर का दोस्त आता है और वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री आज ही किसी और देश के दौरे पर निकल गए हैं, आज तुम्हारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसके बाद वो दोनों ही नासिर के दफ्तर लौट आते हैं। सलमा खिड़की के पास खड़ी है और फिर उसने नासिर से पूछा, क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? नासिर बोला, हमने एक बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया है और हमें उस ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए। फिर सलमा ने पूछा, मैंने अभी तक आपकी फीस भी नहीं भरी। नासिर बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद जब सलमा घर पहुंची, एक सिरहाने के अंदर से उसने एक कपड़े की पोटली निकाली जिसमें उसके कुछ सोने के गहने हैं। शायद इस केस को चलाने के लिए उसे इन्हें बेचना पड़े और वह एक आखिरी बार उन्हें पहनकर खुद को आईने में देख रही है। अगले दिन नासिर सलमा के घर पहुंचा और वो इस बार हसन चाचा से बात करना चाहता है। वो इस केस में उनके एकमात्र गवाह है। हसन चाचा बोले, मैं यहाँ पर पिछले 50 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की, मेरा कोई परिवार नहीं, इसीलिए सलमा मेरी बेटी की तरह है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अब यहाँ आधी रात को जब सलमा अपने कमरे में सो रही है, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। सलमा ने उठकर पूछा तो वो नासिर निकला। आज शहर भर में कर्फ्यू लगा है, इसीलिए वो वापस नहीं जा पाया। सलमा ने उसे थोड़ा रुकने के लिए कहा, फिर अपना हिजाब पहनकर उसने दरवाजा खोल दिया। फिर उसने नासिर के लिए कमरा तैयार किया और आज की रात नासिर वहीं सोता है। अगले दिन मीरा अपने घर के आंगन में बैठी हुई है। इसके बाद उसने वहां तैनात सैनिकों से चाय की पेशकश की। तभी उसका ध्यान नींबू के बागान की तरफ गया। वहां हो रही हलचल ने मीरा का ध्यान खींचा और जब उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वहां सलमा को पाया। वो जमीन पर पड़े नींबू को उठा रही है। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है, जैसे वो आंखों ही आंखों में कितना कुछ कहना चाहते हो। मीरा के चेहरे पर सलमा के लिए एक सहानुभूति की झलक है और वहीं उल्टी तरफ सलमा के चेहरे पर एक गुस्सा। अब हम अगले दिन सलमा को नासिर के दफ्तर में देखते हैं, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसने सलमा के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी है जिसमें नासिर ने कहा है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, उसे आने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसीलिए सलमा वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करे। इसके बाद वहाँ बैठे बैठे सलमा की नजर दफ्तर में बिखरी हुई चीजों पर पड़ती है और वो धीरे धीरे पूरा दफ्तर समेटने लगती है। काफी देर बाद नासिर जब दफ्तर वापस लौटा तो अपने दफ्तर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हर चीज जगह पर रखी हुई है और वो सलमा से बहुत खुश होता है और वो सलमा से कहता है, हमें आगे की तैयारी के लिए अभी से कमर कस लेनी होगी। अगले दिन इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा है। तभी वहाँ मौजूद किसी रिपोर्टर ने पूछा, सुना है आपके फिलिस्तीनी पड़ोसी ने आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया है, कल उसकी सुनवाई होने वाली है। पहले तो वो मिनिस्टर थोड़ा चौंक गया और फिर एक फिरकी हंसते हुए कहा, मैं एक मामूली से नींबू के बागान के लिए अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन है। सलमा और नासिर दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। नासिर ने पूछा, आप एक बार सोच लीजिए कि आप वाकई में इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहती हैं। सलमा बोली, मैंने बहुत पहले ही सोच लिया है। और फिर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। यहाँ अदालत में सलमा के नींबू बागान के केस की सुनवाई शुरू होती है। नासिर अपना पक्ष आगे रखता है और सलमा हेडफोन के जरिए उसका अनुवाद सुन रही है। नासिर ने बोलना शुरू किया
कि ये सिर्फ एक बागान नहीं है, यहाँ पर मेरी क्लाइंट ने अपना पूरा बचपन गुजारा है। ये बागान मेरे क्लाइंट के पिताजी ने शुरू किया था और तब से लेकर आज तक ना ही इस बागान से और ना ही उसके आसपास के इलाकों से कभी भी इजरायली सेना के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन जब से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर रहने आए हैं, उन्हें इन बागानों से खतरा महसूस होने लगा है। लेकिन ये तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद इजरायल मिलिट्री की तरफ से उनके वकील ने कहा, ये हमारी सुरक्षा का मामला है और जैसा हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमें राय दी है, हम वही कर रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे नींबू के बागान आतंकवादियों को छुपने में मदद कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें जड़ से हटाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद बारी आती है हसन चाचा की गवाही की। उन्होंने कहना शुरू किया, मैंने और सलमा बेटी ने मिलकर पिछले 40 सालों से इस नींबू के बागान की देखरेख कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई मामूली पेड़ नहीं है, इनमें भी जान है, इन्हें भी एहसास होता है। अगर उन्हें प्यार की अनुभूति ना हो तो वो बड़े नहीं होते, फल नहीं देते। हमने कभी भी इन बागानों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हाथों से ये पेड़ उगाए हैं, इन्हें अपने प्यार से सींचा है। इन पेड़ों के साथ ना जाने हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है। हसन चाचा की बातें सुनकर सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी इजराइल के पक्ष से एक सॉइल रिपोर्ट जमा की गई, जिसमें बताया गया कि इन पेड़ों की हालत ठीक नहीं, ये जल्द ही मरने वाले हैं। नासिर ने उठकर कहा, ये तो लाजमी है, जिस तरह इन पेड़ों को कटीले तारों से घेर कर रखा गया है, इन्हें देखभाल की, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे क्लाइंट को इसके आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता। उस दिन के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब लंच के वक्त पर नासिर एक बहुत बड़े वकील को देखता है और उनसे हाथ मिलाने के लिए उठता है। उस वकील ने नासिर से कहा, क्या तुम सोच समझकर ये केस लड़ रहे हो? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, क्योंकि जब भी बात इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर आती है, वो किसी को जीतने नहीं देते। फिर भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इसके बाद अगले दिन हम सलमा को उसके घर पे देखते हैं। वो टूटे आईने में अपना चेहरा देख रही है कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सलमा ने जब दरवाजा खोला तो उसके पति के चाचा आए हैं। वो सलमा को आगाह करने आए हैं, क्योंकि आसपास के पड़ोसी बातें करने लगे हैं कि सलमा और उस वकील नासिर के बीच नाजायज संबंध है। और वो सलमा को चेतावनी देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वो सर उठाकर अपने परिवार के सम्मान के साथ यहाँ रह पाए। बेचारी सलमा चुपचाप खड़ी रहती है। आज उसी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के घर पार्टी का दिन है। रात में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। वो लोग सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं। तभी उनके घर आए कुछ मेहमानों ने कहा, अरे सामने इतना बड़ा नींबू का बागान है और हमें शरबत भी नहीं पिलाई। और फिर उसी मिनिस्टर के कहने पर कुछ इजरायली सैनिक सलमा के बागान से नींबू तोड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सलमा वहाँ पर दौड़कर पहुंची और उन्हें नींबू तोड़ने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन एक आधी उम्र की महिला कहाँ उन सैनिकों की बराबरी कर पाएगी। वो बार बार जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन फिर भी वो किसी को अपने बागान से एक नींबू भी तोड़ने नहीं देगी। शोर शराबा सुनकर मीरा और बाकी के मेहमान उस ओर देखने लगते हैं। सलमा बड़ी गुस्से भरी नजरों से उन्हें देख रही है और फिर जमीन से कुछ नींबू उठाकर उस ओर फेंकने लगी। ये देख सैनिक उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन मिनिस्टर उन्हें रोक देता है। इसके बाद सलमा 2 कदम आगे बढ़ती है और उन्हें चेतावनी भरी नजरों से देख रही है। उधर मीरा भी खड़ी है और एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। मीरा ने उसे माफी मांगते हुए कहा, हम बस मेहमानों को खिलाने के लिए कुछ नींबू तोड़ रहे थे, लेकिन हमसे गलती हो गई कि हमने तुमसे इजाजत नहीं ली। सलमा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो बस जमीन पर पड़ा अपना हिजाब उठाकर पहन लेती है। अब यहाँ रात के वक्त मिनिस्टर के घर पे जश्न का माहौल है। सभी इस शानदार पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं कि तभी बम धमाके की आवाज हुई और वो सभी डर जाते हैं। और इसके साथ ही इजरायली सैनिक सलमा के घर घुस आते हैं। सलमा सो रही है। वो उसके पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं और सलमा से बार बार पूछते हैं कि उसने आतंकवादियों को कहाँ छुपा कर रखा है। बेचारी सलमा डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती। बहुत ढूंढने के बाद भी जब सैनिकों को वहाँ कुछ नहीं मिला, वो उसके घर से चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सलमा का घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और सलमा वहीं कोने में एक सोफे पे सो रही है। और तभी वही महिला रिपोर्टर सलमा के घर आती है। उसने सलमा को धीरे से आवाज लगाई, लेकिन वो चौंक कर उठ जाती है। कल रात के हादसे के बाद शायद हर किसी का यही हाल होता। वो रिपोर्टर सलमा को अपना परिचय देती है। सलमा उससे अपने घर के हालात के लिए माफी मांगती है और उसे बैठने के लिए जगह देती है। सलमा ने उसे बताया कि कल रात इजराइल मिलिट्री उनके घर घुस आई और उन्होंने ही इस घर का ये हाल किया है। रिपोर्टर बोली,
हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का पड़ोसी होना कोई आम बात नहीं। सलमा ने आगे बताया कि वो लोग जब से यहाँ रहने आए हैं, मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। वो लोग मेरे नींबू के बागान को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और कल उन्होंने मेरे नींबू के बागान में चोरी करने की कोशिश की। रिपोर्टर ने हंसकर पूछा, और वो कैसे? सलमा ने आगे बताया कि कल उनके घर पे हो रही पार्टी के लिए उन्होंने मेरे नींबू के बागान से नींबू चुराए और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। फिर सलमा ने कहा, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की पत्नी ने मुझसे माफी मांगा। वो जर्नलिस्ट बोली, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसका नाम मीरा है और वो एक बहुत भली महिला है। अब दृश्य बदलता है और हम उस इजरायली मिनिस्टर को कुछ रिपोर्टर्स के साथ अपने घर पे मौजूद देखते हैं। वो उन्हें दिखा रहा है कि क्यों इन बागान को काटना जरूरी है। और जब रिपोर्टर्स ने मीरा की राय सुनी चाहिए, मीरा बोली, मैं एक अच्छी पड़ोसी बनना चाहती थी जो मैं नहीं बन पाई और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। उसकी बातें सुनकर डिफेंस मिनिस्टर ने बात दूसरी तरफ मोड़ दी। अब यहाँ घर पर वो जर्नलिस्ट मीरा से मिलने आई है। वो दोनों सहेलियां मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। वही मीरा अपने दिल का दुख जाहिर करती है। वो हमेशा से चाहती थी कि उसके पड़ोसी के साथ उसके अच्छे संबंध हो, लेकिन अफसोस इस गंदे राजनीति की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। मीरा बोली कि वो उसकी माँ ने एक दफा कहा था कि इजराइल अपनी परिस्थितियों से कभी नहीं उभर पाएगा जब तक कि वो अपने आश्रय देने वालों को सम्मान नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा की कही बातें हर न्यूज़पेपर की सुर्खियों में है, जहां एक तरफ उस नींबू के बागान के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे में लिखा है, वहीं दूसरी तरफ मीरा की अपने पड़ोसी को लेकर हमदर्दी का भी जिक्र है। और ये सब उसी महिला जर्नलिस्ट ने लिखा है। और ये सब देखकर उस इजरायली मिनिस्टर का दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बार बार मीरा को फोन लगा रहा है, लेकिन मीरा उसका फोन नहीं उठाती। इसके बाद कुछ और लोग उस मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके दफ्तर आते हैं। तब मिनिस्टर ने कहा कि ये सारी बातें उसकी पत्नी मीरा ने नहीं कही है और ये उसने उसे लिखित में दिया है। वहीं दूसरी तरफ नासिर खुशी खुशी सलमा के घर आया है। उसके हाथ में एक अखबार है। वो सलमा को बताता है कि डिफेंस मिनिस्टर की पत्नी मीरा ने हमारा काम आसान कर दिया। उसने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा है वो आज सभी बड़े अखबारों की सुर्खियों में है। अब लोग हमारे नींबू बागान के केस से वाकिफ हैं। ये सुनकर सलमा के मन में एक उम्मीद जागती है। अब उसी रात वो डिफेंस मिनिस्टर एक न्यूज चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहा है और वहाँ पर भी उसी नींबू बागान के ऊपर चर्चा होने लगी। इस बार डिफेंस मिनिस्टर ने झल्लाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ये नींबू बागान इतना जरूरी कैसे है, और वैसे भी वो एक फिलिस्तीनी महिला का है। अब रात को डिनर टेबल पे वो मिनिस्टर अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मुझे मालूम है ये काम तुम्हारी उसी जर्नलिस्ट दोस्त का है, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। जिसके बाद मीरा थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहती है, उसने जो लिखा है वो सब मैंने ही कहा है। ये सुनकर डिफेंस मिनिस्टर थोड़ा चौंक जाता है। अगले दिन मीरा को डिफेंस मिनिस्टर की सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि आपके पति को बार बार प्राइम मिनिस्टर जी का फोन आ रहा है। आपके उस एक स्टेटमेंट की वजह से हम सभी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और अगर आपने उस पेपर पर दस्तखत नहीं किए तो आपके पति की नौकरी भी जा सकती है। और फिर हम मीरा को देखते हैं, वो एक बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है और फिर वो जाकर उस पेपर पर दस्तखत कर देती है। यहाँ सलमा के घर के सामने कुछ मानव अधिकार संगठन के लोग आए हैं और वो उसे आश्वस्त करते हैं कि उनसे सलमा की जितने भी मदद हो पाएगी वो जरूर करेंगे। और देखते ही देखते ये नींबू का बागान एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। दोनों ही पक्ष के लोग बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर टीवी न्यूज चैनल पर ये खबरें दिखाई जा रही है। उधर सलमा का बेटा भी न्यूज चैनल पर अपनी माँ को देखकर हैरान है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, अरे ये तो मेरी माँ है। और ये सुनकर आसपास के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही साहसी महिला है। और अगली सुबह सलमा के घर पर कोई उसे मिलने आया है। सलमा इस आदमी को जानती है। वो दरअसल सलमा का ही परिचित है, लेकिन उसका एक और परिचय है कि वो फिलिस्तीन में रहने वाला एक इजरायली दलाल है। वो सलमा को अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश करता है। और अब हम देखते हैं कि मीरा अपने घर पर बैठकर नींबू का बागान देख रही है। उसके अंदर एक अजीब सी हरारत है। उसने चेकपोस्ट पर देखा तो वहाँ का सैनिक सो चुका है। उसके घर पे बैठे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की भी आंख लग चुकी है और इस मौके का फायदा उठाकर वो नींबू के बागान की तरफ चल पड़ती है। वहाँ से होते हुए वो सलमा के घर तक पहुँची। वो खिड़की से सलमा को देखती है, एक औरत जो इस कानून की लड़ाई से थक चुकी है। सलमा अकेले में टूटकर रोने लगती है,
ये देखकर मीरा जैसे ही सलमा के घर का दरवाजा खटखटाने गई, पीछे से उसका सिक्योरिटी गार्ड आ पहुंचता है। वो सिक्योरिटी गार्ड मीरा को वापस चलने के लिए कहता है। वो किसी भी तरह उसे सलमा से मिलने नहीं दे सकता। अगर मीरा तुरंत उसके साथ नहीं गई तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। अब यहाँ सलमा को भी कमरे से लग रहा है जैसे बाहर कोई है, लेकिन जब तक वो वहाँ गई मीरा वहाँ से जा चुकी थी। अब यहाँ मीरा को भी उसी के घर पे बंदी बना दिया गया है। सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बस एक खिड़की खुली है जहाँ से वो नींबू के बागान को देखती है। मगर शायद कुछ दिन बाद वो वहाँ नजर नहीं आएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। मीरा अंदर से खुद को अपराधी महसूस कर रही है। इस बारे में जब उसने अपनी बेटी से बात करना चाहा, उसने भी उसे ये कहते हुए डांट दिया कि एक फिलिस्तीनी महिला के प्रति आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। मीरा किसी को समझा नहीं पा रही कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब यहाँ रात के वक्त सूखे पत्तों पर नींबू के गिरने की आवाज से सलमा की नींद खुल जाती है। देखभाल न मिलने की वजह से वो सारे पेड़ सूखते जा रहे हैं। उनकी डाली फलों का बोझ नहीं संभाल पा रही, जिसकी वजह से वो बिना पके ही जमीन पर गिर जा रहे हैं। ये सोचकर सलमा को रात भर नींद नहीं आई। अब अगली सुबह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिन है। नासिर सुबह सुबह ही सलमा को लेने उसके घर आ पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि सलमा अभी तक तैयार नहीं हुई है। उसने सलमा से पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? सलमा ने जवाब में कहा, थोड़ा थोड़ा। और आपको? नासिर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी, लेकिन सच के लिए शुरू की गई ये लड़ाई हमें लड़नी ही होगी। इसके बाद वो दोनों तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही आर्मी ने उनकी गाड़ी रोक दी और कहा कि वो आज इजराइल में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि शहर भर में कर्फ्यू लगा है। नासिर ने उसे कोर्ट का परमिशन लेटर दिखाया, लेकिन उस सैनिक ने कहा कि वो इस बारे में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी उस दलाल की गाड़ी सलमा की गाड़ी के पास आकर रुकती है। उसने सलमा से पूछा कि क्या बात है। सलमा बोली, आज उसे किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ही होगा। उस दलाल ने भी कहा कि ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन सलमा एकटक उसकी आंखों की तरफ देखती रही और फिर कहा, मुझे किसी भी तरह आज वहाँ पहुँचना ही होगा। और अब इसके अगले दृश्य में हम सलमा और नासिर को सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखते हैं। उन्हें वहाँ देखते ही मीडिया घेर लेती है और अलग अलग तरह के सवाल करने लगती है। नासिर बोला, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हम आज जीत गए तो जीत जाएगी फिलिस्तीन की जनता, जीत जाएगा न्याय और मानवाधिकार, और अगर आज हम हार गए तो हमारे साथ साथ मानवाधिकार भी हार जाएगा। आज की सुनवाई को लेकर हमें बहुत उम्मीदें हैं। और फिर हम वहाँ मीरा को देखते हैं, उसके साथ सिर्फ उसका सिक्योरिटी गार्ड आया है। आज मीरा की भी इस केस में गवाही है। उसे देखते ही मीडिया वाले उसकी तरफ दौड़ते हैं, साथ साथ सलमा भी उसकी तरफ बढ़ती है। अब दोनों महिलाएं आमने सामने खड़ी है, मगर आज उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है, जैसे कि वो दोनों कितने ही अलग क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे को समझते हैं। अब यहाँ अदालत में केस की सुनवाई शुरू होती है। जज साहिबा ने केस की गंभीरता को देखते हुए, जहाँ एक तरफ इजराइल की सुरक्षा का मुद्दा है तो वहीं दूसरी तरफ न्याय और मानव अधिकार का, जज साहिबा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो नींबू के बागान में से 50% पेड़ों को काट दिया जाएगा और बाकी बचे पेड़ों की उच्चता कम कर दी जाएगी। सलमा ने भरी अदालत में उठकर कहा, मैं इसे न्याय नहीं मानती, मैं आपके फैसले को नहीं मानती, क्योंकि वो पेड़ जिंदा है, मेरा बचपन जिंदा है, मेरी वहाँ की यादें जिंदा है। आप लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जज साहिबा ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला अंतिम है, और सलमा वहाँ चुपचाप खड़ी रह गई। इधर कोर्ट रूम के बाहर सभी मीडिया वाले उत्सुक है कि केस का फैसला क्या हुआ। तभी इजराइल की तरफ के वकील आकर उनके अफसरों से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं, और फिर सलमा के निकलते ही पूरी मीडिया उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन वो खामोश है। तब नासिर ने कहा कि इस केस का फैसला किसी हॉलीवुड पिक्चर की तरह हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, मानव अधिकार का गला घोट दिया गया है। इसके बाद मीरा सलमा की तरफ देखती है और सलमा लाचारी और गुस्से से मीरा की तरफ। वो दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा समझ जाते हैं और फिर दोनों ही कोर्ट रूम के अलग अलग दरवाजों से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद शायद कभी उनकी मुलाकात ना हो। सलमा घर वापस आकर इस केस से जुड़ी सभी चीजों को जला देती है, और तभी हसन चाचा उसे आकर सांत्वना देते हैं कि एक दिन उस ऊपर वाले के सामने इन सब चीजों का हिसाब होगा। और यहाँ इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के घर पर हम देखते हैं कि उनकी पत्नी मीरा ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जा रही है, और अब वो कभी मुड़कर वापस नहीं आने वाली।
और घर के अंदर वो मिनिस्टर चुपचाप बैठा है, क्योंकि वो शायद बाहर की लड़ाई तो जीत चुका है लेकिन अपने अंदर की लड़ाई हार गया है। जब उसके सिक्योरिटी खिड़कियों को खोला गया तो अब उसकी आंखों के सामने कोई नींबू का बागान नहीं है तो बस एक ऊंची कंक्रीट की दीवार। मिनिस्टर उस दीवार की तरफ बढ़ता है और एक हारे हुए मन से उसकी तरफ देखता रहता है। दीवार की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन हरे भरे नींबू के बागान की जगह रह गया है तो बस उनकी ठूठी जड़ें। और सलमा वहीं चुपचाप खड़ी है। जिन पेड़ों को हसन चाचा और सलमा ने अपनी संतान की तरह पाला, आज इंसानी लड़ाई के बीच उन्हें खत्म कर दिया गया है। सलमा एक बार के लिए उन ऊंची दीवारों की तरफ एक व्यर्थ हंसी हंसती है और फिर दबे पांव अपने घर की तरफ चल पड़ती है। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हुई। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इंसानी अदालत में आज न्याय हार गया, लेकिन उस ऊपर वाले की अदालत में अभी न्याय होना बाकी है। लेकिन सवाल इतना है कि हम जो मूक दर्शक बने ये सब देख रहे हैं, उस आखिरी न्याय में हम पर क्या विचार किया जाएगा? क्या हम उस वक्त नजरें मिलाने के काबिल रहेंगे? दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही कहानियाँ हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।